इस दुनिया में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो, लेकिन लोग अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं और मात्र उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक लड़की मात्र 20 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है रामपुर और इसी रामपुर का एक मोहल्ला पड़ता है कैथमाम, जो गंज थाना के अंतर्गत आता है। और इसी कैथमाम मोहल्ले का रहने वाला शहनवाज खान की पत्नी का नाम है गजाला बेगम। शहनवाज खान के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटा और 1 बेटी। बेटी का नाम है जैनब, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल, जो अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है। बात कर रहा हूँ मैं 1 नवंबर 2018 की शाम के करीब 5:30 बजे के आसपास। जैनब अपनी माँ से कहती है कि मैं अपनी सहेली के साथ मार्केट जा रही हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी। पर 2 घंटे तक भी जब जैनब वापस अपने घर पे नहीं आती है तो गजाला अपनी बेटी के नंबर पे फ़ोन करती है, पर अब जैनब का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से गजाला लगातार 2 घंटे तक जैनब के नंबर पे फ़ोन करते ही रहती है, लेकिन जैनब का नंबर कभी ऑन ही नहीं होता है। इसीलिए गजाला अपने पति शहनवाज खान के नंबर पे फ़ोन करती है और उन्हें घर पे बुलाती है। शहनवाज खान जब अपने घर पे पहुंचता है तब तक रात्रि का लगभग 10 बज चुका था। उसके बाद से शहनवाज खान उसके जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पे फ़ोन करता है और अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता है, पर इसके बावजूद भी जैनब का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। शहनवाज अपने आस पड़ोस के लोगों से भी नहीं पूछ पाता है, क्योंकि उसे डर सताने लगता है कि लोगों को जब मालूम चलेगा कि जवान लड़की अचानक कहीं गायब हो गई है, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। उसके बाद से शहनवाज और उसकी पत्नी अपनी बच्ची का पूरी रात आने का इंतज़ार करते हैं। पूरी रात उनकी आंखों में नींद तक नहीं आती है। पूरी रात तो गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी जैनब वापस अपने घर पे नहीं आती है। इसीलिए अगले दिन शहनवाज खान सुबह सुबह अपने घर से निकल जाता है और एरिया में तमाम जगहों पे अपनी बच्ची को ढूंढता है, पर जैनब कहीं नहीं मिलती है। इसीलिए अगले दिन 2 नवंबर 2018 को शाम के वक्त शहनवाज खान गंज थाने में जाता है और अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। उस वक्त शहनवाज खान का बड़ा बेटा राहिल खान मुंबई अपने काम से गया हुआ था। राहिल को जब मालूम चलता है कि जैनब अभी तक अपने घर पे नहीं पहुंची है, राहिल जहांगीर खान के नंबर पे फ़ोन करता है और जैनब के बारे में पूछताछ करता है। जहांगीर खान जो उसी के इलाके का रहने वाला है। दरअसल मार्च 2016 में ही जहांगीर और जैनब का मंगनी हो चुका था। जहांगीर के नंबर पे जब फ़ोन करता है, जैनब के बारे में पूछता है, तो जहांगीर कहता है कि मुझे जैनब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इस बार तो तुमने फ़ोन कर दिया, आइंदा से कभी मेरे पास फ़ोन भी मत करना। और इतनी सी बात कह करके जहांगीर फ़ोन कट कर देता है। राहिल जब अपने घर पे पहुंचता है, सीधे थाने में जाता है और जा कर के पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे शक है कि शायद मेरी बहन की अगवा जहांगीर खान ने ही अपने 2 दोस्तों के साथ किया है, जिसमें से एक का नाम है इमरोज और दूसरे का नाम है सागर। इमरोज और सागर भी उसी के मोहल्ले के रहने वाले हैं। जहांगीर का जब नाम बताता है तो पुलिस राहिल से जैनब का अगवा करने का कारण पूछताछ करती है। राहिल कहता है कि साहब, मेरी बहन जहांगीर से प्यार करती है और उसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे, सिवाय मेरे अम्मी को छोड़कर। लेकिन अम्मी के कहने पे मेरे घर के सारे सदस्य इस शादी का मंजूरी दे दिए और मार्च 2016 में दोनों की मंगनी भी हो गई। पर जब मैंने उसके नंबर पे फ़ोन किया और जैनब के बारे में पूछा, वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस राहिल के ही तहरीर पे तीनों के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर पुलिस इन तीनों से पूछताछ करने के लिए इनके घर पे जाती है। तो मालूम चलता है कि ये तीनों ही अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद जहांगीर जैनब के बारे में ज़रूर कुछ जानता होगा। पुलिस को अब जहांगीर के ऊपर शक चला जाता है। उसके बाद से पुलिस अब
इन तीनों के ऊपर दबिश डालना शुरू कर देती है। इसी बीच जब पुलिस फिर से जहांगीर के घर पे जाती है तो वहाँ पे पुलिस की मुलाकात जहांगीर के पिता ताहिर खान से होती है। ताहिर खान से पुलिस जब जैनब के बारे में पूछताछ करती है तो ताहिर खान कहता है कि साहब हमारा उनसे रिश्ता टूट चुका है और हमें जैनब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन पुलिस जब इन तीनों के ऊपर दबिश डालना शुरू करती है, आखिरकार 10 दिनों बाद जहांगीर का दोस्त इमरोज़ 11 नवंबर को थाने में सरेंडर कर देता है। पुलिस जब इमरोज़ से जैनब के बारे में पूछताछ करती है तो इमरोज़ कहता है कि साहब 1 नवंबर को मैं ही जैनब को अपने स्कूटी पर बिठाकर कोसी नदी के पास जहांगीर के फार्म हाउस पे ले गया था और मैं उसे वहीं पे छोड़कर वापस चला आया। मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद जैनब वहाँ से कहाँ गई। इमरोज़ जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस को भी लगता है कि उनकी जांच पड़ताल सही दिशा में जारी है। पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि अब जहांगीर ही जैनब के बारे में कुछ बता सकता है। इसीलिए पुलिस अब जहांगीर के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है। दरअसल इधर जहांगीर को भी मालूम चल जाता है कि इमरोज़ थाने में सरेंडर कर चुका है और वो सारी बातें पुलिस को बता चुका होगा। जहांगीर भी पुलिस एकदम से डर जाता है और 14 नवंबर 2018 को जहांगीर अदालत में जाकर के हाजिर हो जाता है। दरअसल जहांगीर के ऊपर पहले से एक मुकदमा चल रहा था जिसकी वजह से जहांगीर जेल चला जाता है। जहांगीर जब जेल चला जाता है इस बात की जानकारी पुलिस को मालूम चल जाता है। इसीलिए पुलिस अदालत में एक दरख्वास्त डालती है और जहांगीर को रिमांड पर लेने की बात कहती है। अदालत से पुलिस को मंजूरी भी मिल जाता है और 25 नवंबर 2018 को पुलिस जहांगीर को 4 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर के आती है। पुलिस जब जहांगीर से जैनब के बारे में पूछताछ करती है तो जहांगीर कहता है कि जैनब अजमेर में है। पुलिस जहांगीर को लेकर के अजमेर में जाती है। अजमेर में जहांगीर पुलिस को इधर उधर घुमाने लगता है जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि जहांगीर झूठ बोल रहा है। इसीलिए पुलिस अब जहांगीर को धमकी देती है। पुलिस धमकी देते हुए कहती है कि जैनब को अगवा करने में तुम्हारे माता पिता का भी हाथ है, इसीलिए हमें तुम्हारे माता पिता को भी कस्टडी में लेना होगा। पुलिस जैसे इस तरह की धमकी देती है आखिरकार जहांगीर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। जहांगीर पुलिस वालों से कहता है कि साहब 1 नवंबर 2018 को ही जैनब की हत्या कर दी गई है। लेकिन जहांगीर जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, खास करके इसकी असलियत जब जैनब के अम्मी अब्बू को मालूम चलता है तो सब के सब चीख चीख करके रोने लगते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब जैनब और जहांगीर के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है। दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है जहांगीर और जैनब शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इस शादी की मंजूरी जैनब के घर परिवार वाले नहीं देते हैं। जैनब जब अपने अब्बू अम्मी के ऊपर जिद करने लगती है आखिरकार शादी का मंजूरी दे देते हैं और मार्च 2016 में जैनब और जहांगीर की मंगनी हो जाती है। जैसे ही दोनों के बीच में मंगनी हो जाती है उसके बाद से जहांगीर और जैनब दोनों एक साथ घूमने फिरने भी लगते हैं। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। शादी की तारीख साल 2018 में रखी जाती है, पर जैसे ही शादी की तारीख नज़दीक आना शुरू होता है, शादी से ठीक 2 महीने पहले जहांगीर जैनब के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरी कुछ मजबूरी है। इस मजबूरी के कारण जब जैनब जहांगीर से पूछती है तो जहांगीर कहता है कि मैं अपनी मजबूरी तुमसे बता भी नहीं सकता हूँ। जहांगीर अपनी मजबूरी नहीं बताता है, लेकिन जैनब भी चुप नहीं बैठती है और सच्चाई का पता लगाने लगती है। तब जैनब को मालूम चलता है कि दरअसल जहांगीर का एक दूसरी लड़की के साथ में रिश्ता तय हो गया है जिसका नाम है जानवी, जो रामपुर की रहने वाली है। जैनब को जैसे ही जानवी का एड्रेस मिल जाता है जैनब जानवी के घर पे पहुंच जाती है और जाकर के गली में हंगामा खड़ा कर देती है। जानवी के अब्बू अम्मी से कहती है कि मेरी ऑलरेडी साल 2016 में जहांगीर से मंगनी हो चुकी है। उस मंगनी का कुछ फ़ोटो भी जानवी के माता पिता को दिखाती है। उसके माता पिता जब देखते हैं तो जैनब से कहते हैं कि हमें इस रिश्ते के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए हमने अपनी बच्ची का रिश्ता जहांगीर से तय कर दिया। जैनब जानवी के माता पिता से कहती है कि जहांगीर 1 नंबर का लालची इंसान है। दरअसल दहेज की लालच में वो जानवी से शादी करना चाहता है। जैनब जैसी इस तरह की बातें जानवी के घर परिवार वालों से बताती है
आखिरकार जानवी के अब्बू अम्मी जहांगीर से रिश्ता तोड़ देते हैं। इधर इस बात की जानकारी जब जहांगीर को मालूम चलता है, वो गुस्से के मारे आग बबूला हो उठता है। दरअसल जहांगीर भी जानवी से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि शादी में उसे दहेज के नाम पर 10 लाख रुपये और एक कार भी मिलने वाला था। जैसे ही ये रिश्ता टूट जाता है, जहांगीर अब जैनब से बदला लेने की ठान लेता है। उसके बाद से अब जैनब के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। दरअसल इधर जैनब भी इस तरह का कदम सिर्फ इसलिए उठाई थी ताकि किसी भी तरीके से जानवी से जहांगीर का रिश्ता टूट जाए। जब रिश्ता टूट जाएगा, आखिरकार जहांगीर मजबूर होकर जैनब के पास चला आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इधर जहांगीर अब जैनब को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और इसी षड्यंत्र के तहत जब उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है, जैनब भी जहांगीर की बातों में आ जाती है और फिर पहले के जैसे ही उस पर भरोसा कर लेती है। जैसे ही जहांगीर को पूरा यकीन हो जाता है कि जैनब अब उस पर आँख बंद करके भरोसा कर चुकी है, 1 नवंबर को अपने दोस्त इमरोज़ के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि जैनब को लेकर के कोसी नदी के पास मेरे फार्म हाउस पे आओ। इसी सिलसिले में इमरोज़ 5:30 बजे के आसपास जैनब के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हें जहांगीर ने बुलाया है। जैसे ही जहांगीर का नाम लेता है, ये सुन करके जैनब भी एकदम से खुश हो जाती है और अपने माँ से झूठ बोलती है कि मैं अपनी सहेली के साथ मार्केट जा रही हूँ। 5:30 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकलती है। जैसे ही थोड़ी दूरी पे जाती है, वहाँ पे इमरोज़ अपनी स्कूटी लेकर के जैनब का इंतज़ार कर रहा था। जैनब को अपनी स्कूटी पर बिठाता है और लेकर के जहांगीर के फार्म हाउस पे पहुंच जाता है, जहां पे पहले से ही जहांगीर के दोस्त सागर मौजूद था और उस घर में उसका नौकर नासिर भी मौजूद था। नासिर जो बिहार प्रदेश का रहने वाला है। जहांगीर और जैनब जब एक दूसरे के सामने बैठते हैं, बैठ कर के बातचीत करने लगते हैं। जहांगीर जैनब को समझाते हुए कहता है कि तुमने ठीक नहीं किया है, बस एक बार कैसे भी करके मुझे जानवी से शादी कर लेने दो, उसके बाद से मैं तुमसे भी निकाह कर लूँगा। लेकिन जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, इस बात पे जैनब गुस्से में आ जाती है। जैनब उसे जवाब देते हुए कहती है, ये कभी नहीं हो सकता है, मेरी तुम्हारी ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है और मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगी। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में जब गहमा गहमी होती है, जहांगीर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही जैनब की गला दबा देता है, जिसकी वजह से जैनब की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से जैनब की डेड बॉडी को एक कुल्हाड़ी से 3 हिस्सों में अलग कर देता है और उसके डेड बॉडी के सारे टुकड़ों को लेकर अपने दोनों दोस्तों और नौकर के सहयोग लेकर के इसी कोसी नदी किनारे एक गड्ढा खोद करके उसी में डेड बॉडी डालकर मिट्टी भर देता है। उसके बाद से सब के सब वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन देर शाम तक भी जब जैनब अपने घर पे नहीं पहुंचती है, अगले दिन उसके अब्बू थाने में जा कर के अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। इधर इन सबको जब मालूम चलता है, सब के सब अपना घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। उसके बाद से जहांगीर अपने पिता ताहिर खान और चाचा का बेटा दानिश के नंबर पर फ़ोन करता है और दोनों से अपनी सच्चाई भी बता देता है। लेकिन इस दरमियान जब पुलिस जा कर के जहांगीर के पिता ताहिर खान से पूछताछ करती है, उस वक्त ताहिर खान को सारी सच्चाई मालूम तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को बताता नहीं है। वाकई में जहांगीर जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस जहांगीर के ही तहरीर पे इन तमाम आरोपियों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।